हाँ हाँ, मिल गया ना सबको। तो आप लोग तो कर लो, दुनिया मुट्ठी में, शुरू में प्रचार का था रिलायंस, तो सब चीज़ आपके मुट्ठी में है। सिर्फ सोचिए, जवाब यहाँ पूछने की जरूरत है, अपने आप आपको जवाब है आपके पास, थोड़ा दिमाग उधर ले जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिसीवर में क्या, कि पहले एडवोकेट्स को रिसीवर बहाल किया जाता है फ्रीक्वेंटली, उसको पटना हाई कोर्ट ने डिप्रिकेट किया है, और बहुत सा तो पूरा स्टेटे बर्बाद हो गया वकील साहब के फीसे में आमदनी हुआ 10 लाख और उनका बिल आया 20 लाख और कर्जा हो गया। तो अवॉइड करना है अब वकील को, किसको रिसीवर बनाया जाए, तो जो आदमी क्लेम करता है आई एम इन पोजीशन, पहले उसी को बनाना चाहिए, क्योंकि उसको मैनेजमेंट का आइडिया है और काम कर रहा है और उसका अकाउंट्स देगा, उसका राइट्स एंड लायबिलिटी सब उसमें असाइंड है। अगर वो रिफ्यूज करता है तो प्लेंटिफ को बनाया जाएगा रिसीवर। बाढ़ का एक केस था, खुद वकील है, हमारा क्लाइंट बोकारो में रहता था, 200 बीघा जमीन था, वो जब रिटायर करके आया तो वकील साहब उसको दिए नहीं, पार्टीशन का सूट आया, हम ही प्लेंट बनाए थे, इंजंक्शन रिसीवर का पिटिशन हुआ, रिसीवर वहाँ अलाउ हो गया बाढ़ में। बाढ़ से कोई है, मसूदन बाबू उसमें काम करते थे, तो अपील में आ गया है, चंद्रमोहन बाबू जो लोकायुक्त से उनके बेंच में आया, वकील साहब को हम पहचान नहीं थे जिनका केस था, उनका अपील हम बहस कर दी, उनका अपील डिसमिस होने लगा, तो रोने लगे कोर्ट रूम में। और उनके जो वकील थे बोले कि वकील साहब हैं सर, इनको 3 लड़कियां हैं शादी करने के लिए, सब एमए बीए पास, मैरिजेबल है, और अब रिसीवर हो जाएगा तब भी हो जाएगा। तो इतना पिटीबुल कंडीशन क्रिएट कर दिए कि चंद्रमोहन बाबू थोड़ा सा हमने तब बोले, राजेश्वर बाबू थोड़ा, तो हमको लगा कि तो ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो हम समझाया कि हुजूर भी लोअर कोर्ट में रहे हैं, वो जब एडीजे से था उस समय हम काम किए थे उनके, और हम भी लोअर कोर्ट रहे, ये सब तो ड्रामा हम लोग खूब जानते हैं, रोना हंसना गिड़गिड़ाना। ऑर्डर नहीं, जो हो गया सो हो गया, जा गया सुप्रीम कोर्ट तक, अंत में वो पार्टीशन हो गया। तो ये सब टैक्ट फैक्ट सब लोअर कोर्ट में चलता है, इसलिए आप लोग बराबर हम क्वेश्चन करते रहते हैं। तो लॉ समझ लीजिएगा, तब ने कोई आपको गलत ऑर्डर आपसे नहीं कराएगा, विजिलेंट रहिए। तो रिसीवर का भी क्वेश्चन हो गया, इंजंक्शन का भी क्वेश्चन हो गया, और कौन सा बाकी रह गया, हो गया। अब आइए थोड़ा सा प्रोवेट के बारे में, 5-7 मिनट में खत्म कर देते हैं क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ। टेस्टामेंट्री सक्सेशन कुछ तो बता दिए, और ये भी बता दिए कि प्रोवेट से राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है। राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट होता है किस चीज से, विल से। अब प्रोवेट कब ग्रांट होता है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब ग्रांट होता है, और उसमें क्या डिफरेंस है, आप लोग कोई जानते हैं? नहीं जानते? तो लिख लीजिए, अगर कोई विल में टेस्टेटर ये लिखता है कि मेरे प्रॉपर्टी का डिवाजन इस तरह से होगा, अमुक अमुक व्यक्ति को मिलेगा, और इस काम के लिए हम अमुक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, वो अपने देख रेख में इसका डिवीजन करेंगे, लेन देन करेंगे, तो उस व्यक्ति को जिसको ये जॉब असाइन किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सक्यूटर, यानी कि संपादक। तो जो टेस्टेटर है उसकी अंतिम इच्छा है कि उसके प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट, अरेंजमेंट, डिवीजन, सुपरविजन किस तरह से किया जाए, और उसके लिए जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है वो एक्सक्यूटर कहलाता है। तो अगर कोई विल है, प्रोवेट के लिए 3 चीज चाहिए, एक विल होना चाहिए, और उस विल के द्वारा ही एक्सक्यूटर अपॉइंटेड होना चाहिए, दूसरा चीज, और तीसरा, जब टेस्टेटर मर जाएगा तो उस विल के आधार पर वो टेस्टेटर को ही अधिकार है प्रोवेट पिटिशन देने का। उसके अंदर जो लिगेटी है, यानी कि जिसको प्रॉपर्टी वगैरह मिला बेनिफिशियरी, उसको कोई अधिकार नहीं है। उसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 222 है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का सेक्शन 222 कहता है कि प्रोवेट शैल बी ग्रांटेड टू द नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर। तो अगर विल है और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर है तो इट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द अपॉइंटेड एक्सक्यूटर टू फाइल ए पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट। ये पहला चीज। दूसरा, उसका एक्सेप्शन है कि अगर अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं है
लेकिन उसमें कुछ ऐसा जॉब उसको असाइन किया हुआ है, उसके टर्म्स जो यूज हुए हैं विल डीड में, उससे बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशंस पता चलता है कि वो उसको एक्सक्यूटर के तरह काम करना है, तब उसको भी एक्सक्यूटर मान लिया गया है। तो इसलिए दोनों को मिला के पढ़ने से उसका क्या पता चलता है, इफ द एक्सक्यूटर इज अपॉइंटेड डायरेक्टली और इम्प्लाइडली, अगर दोनों कैटेगरी का एक्सक्यूटर नहीं है तब कौन करेगा। ऐसा बहुत सा बिल है जिसमें कोई एक्सक्यूटर नहीं होता है, तो जो लिगेटी अंडर द विल है, यानी कि जिसके पक्ष में विल लिखा गया उसको लिगेटी बोलते हैं। तो लिगेटी जब फाइल करेगा तो वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं, दोनों में बराबर अधिकार मिलता है। और दोनों का पर्पस है कि सैंक्टिटी ऑफ द विल हैज़ टू बी प्रूव्ड, बड़े जेन्युइन है, वैलिड है, प्रॉपरली एक्सक्यूटेड है, एक्सक्यूटर का साउंड माइंड था, कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस नहीं था, अगर ड्यूली अटेस्टेड है, ये सब प्रूव करना पड़ता है, तब प्रोवेट ग्रांट होता है। तो वो जो प्रोवेट का पिटिशन फाइल होता है वो 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 होता है, 276। दोनों के लिए 276 सेक्शन में ही पिटिशन फाइल करेगा। तो बेसिक डिफरेंस समझ गए। एले एंड प्रोवेट का बेसिक डिफरेंस है कि एक है बाई दी नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर और दूसरा है बाई दी लिगेटी। लेकिन एक डिफरेंस और है, वो डिफरेंस है क्या, एले बिना विल के भी हो सकता है। कोई व्यक्ति मर गया प्रॉपर्टी छोड़ के और कोई विल नहीं लिखा और उसके एयर्स में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो डिस्प्यूट अभी तक कोई सिविल कोर्ट में नहीं गया, पार्टीशन या किसी तरह के डिस्क्रिप्शन में, और प्रॉपर्टी को कोई खतरा है बाहरी आदमी से, कोई डेंजर है, तो उसी में से कोई व्यक्ति या उसका कोई बेल विशर्स या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2 सब क्लाउज 17 में डिफाइंड है सीपीसी में, वन हु इंटरमीडिएट्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैसा व्यक्ति और साउंड माइंड का हो और माइनर नहीं हो और जिसका एडवर्स इंटरेस्ट नहीं हो उस प्रॉपर्टी के संबंध में, वो भी जा करके लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है कि हम तब तक मैनेज करेंगे। तो वो पिटीशन पड़ेगा 278 में। अब प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट हो सकता है किसके लिए, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और बोथ, दोनों के लिए ग्रांट होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद इसको मिलेगा तो वो विल है, और अगर ऐसा डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ हमने इसको दे दिया, तो वो विल नहीं है। नहीं जानकारी के अभाव में ऐसा लोग लिख देते हैं। देने का मतलब हो, जैसे कि मोहम्मद अल्लाह में कहते हैं हेब्बा, हेब्बा, हिब्बा, हिब्बा जो भी बोलते हैं, हिब्बा, हिब्बा कहते हैं, हिंदी में दान हुआ, अंग्रेजी में गिफ्ट या डोनेशन। तो हिब्बा के अलावे भी एक वर्ड है, उसको बोलते हैं अताय, अताई नामा, डीड ऑफ गिफ्ट को अताई नामा भी बोलते हैं। और एक वर्ड और है, उसको बोलते हैं तमलिक नामा। तमलिक नामा, अताई नामा, हिब्बा नामा, तीनों डीड ऑफ गिफ्ट है। लेकिन कभी कभी तमलिक नामा ड्यू टू सर्टेन यूज ऑफ वर्ड्स तमलिक नामा विल भी हो जाता है, तो कंटेंट से पता चलेगा। अगर ऐसा है कि मरने के बाद ही प्रॉपर्टी मिलेगा तब वो विल है, अगर जीवित मिल रहा है उसी डॉक्यूमेंट से तो गिफ्ट हो सकता है, विल नहीं हो सकता। अब तमलिक नामा, तमलिक नामा, तमलिक, तमलिक का माने देना, तो वो उस जो डॉक्यूमेंट हुआ वो तमलिक नामा हुआ। हिब्बा का माने देना, तो हिब्बा का जो डॉक्यूमेंट हुआ वो हिब्बा नामा, हिब्बा नामा। अभी समझ गए। अब आइए दूसरा कि बिना विल के भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोवेट के लिए किसको जुरिडिक्शन है, तो वो जुरिडिक्शन है सिर्फ प्रोवेट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट जज को।
और डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये डिस्ट्रिक्ट जज का डिफिनेशन कई जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी है, उसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी है, और बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट में भी है। सब जज को कोई जुडिक्शन नहीं, इसलिए सब जज के यहाँ कोई प्रोबेट केस फाइल नहीं हो सकता। अगर जहाँ हो रहा है गलती हो रहा है और उनको कोई जुडिक्शन नहीं, अगर फाइल होता है तो उनको लौटा देना चाहिए। दूसरी बात, सब जज को पावर मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। उसका सेक्शन है सेक्शन 265, सेक्शन 265। इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 265, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। सेक्शन निकालिए तो, सेक्शन 265 इंडियन सेक्शन एक्ट है, किताब आपके पास है? हाँ देखिए 265 देखिए तो। अब यहाँ पर किताब क्रिमिनल ये सब रखा हुआ है, टॉपिक का किताबें नहीं। सक्सेशन एक्ट तो हम घर से लेते आए थे, यही आजकल के एकेडमी में देख रहे हैं। अरे निकालिए 265 निकाले कीर्ति जी। हाँ हिंदू नहीं, इंडियन सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 265। हाँ 265 निकला, किन्हीं का निकला? तो मोबाइल से निकल गया रे क्या? डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट है ने? हाँ बस ठीक, ठीक है समझ गए, ठीक है राइट। माइक रहता तो पढ़ के सुनाते। देखिए आपको जब हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा एज ए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट सेक्शन 265 में, उसके लिए नोटिफिकेशन होगा। वो हाई कोर्ट डायरेक्ट नोटिफाई कर सकता है या हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज नोटिफाई कर सकते हैं। तब आपके यहाँ प्रोबेट केस ट्रांसफर होके जाएगा, और वो भी कौन सा केस जाएगा? जिसको बोलते हैं नॉन कंटेंसस, जिसमें कोई कंटेस्ट नहीं, कोई अपोजिशन नहीं है, यानी कि एक्स पार्टी मैटर जाएगा। तो जहाँ भी फाइल हो रहा है सब जज के यहाँ, वो गलत हो रहा है। और दूसरा है कि आपका जुडिक्शन वहाँ पर इंडिविजुअल सब जज के तरह नहीं होगा, और ना आपका डिस्ट्रिक्ट जज के तरह होगा। आप स्पेशली डिजिग्नेटेड ऑफिसर है, आपका डिजिग्नेशन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट होगा। बोलिए पीछे। देखिए आप बोलिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, हमको खुद मेरे पास अभी 3-4 केस है नालंदा का, वो जितने भी प्रिजाइडिंग अफसर आए हैं, दिस इज हार्ड रियलिटी है, अगेंस्ट जाता अफसर के, लेकिन हम नहीं रोक पाते हैं। 3-3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बदल गए, उनको कुछ मालूम नहीं है। दे आर ट्रीटिंग ऑलमोस्ट ऑल पर्सन्स जो नहीं जानते हैं सिविल सूट के तरह ट्रीट कर रहे हैं। वकील लोग नहीं जानते, उससे भी ज़्यादा। तो प्रोबेट केस में, एले केस में कोई पार्टी नहीं होता है, तो भी लोग डिफेंडेंट बना देते हैं, प्लेंटिफ बना देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग स्टेट को पार्टी करते हैं। देयर इज नो पार्टी एट ऑल, सिर्फ एक पिटिशनर होता है, नो पार्टी। दूसरी बात है, जो पार्टी ऑब्जेक्ट करता है वो वकालतनामा दे के हाजिर हो जाता हो। और सुनिए, आप बता रहे हैं आप लोग इतना धैर्य पूर्वक हैं, तो और 5 मिनट देखिए। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप थक जाइएगा, हम नहीं थकेंगे। हाँ ये जान लीजिए, अगर आपको जानकारी है तब इंटरेस्ट है, और जानकारी नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं है। और जानकारी हासिल करने के लिए भी इंटरेस्ट और धैर्य दोनों चाहिए। तो सब सवाल का जवाब है, क्योंकि इतना लॉन्ग लाइन ऑफ एक्सपीरियंस है। हम जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद उस समय आप लोग कोई पैदा नहीं हुए थे। कोई 51 ईयर्स के हैं यहाँ पर? अभी नहीं है। 51 ईयर्स से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई हैव क्रॉस्ड 1/2 सेंचुरी। हाँ तो बता रहे हैं, और जितना बता देंगे हम 5-10 मिनट में, वो पढ़िएगा। इंडियन सक्सेशन और टेक्निकल है,
लोगों को पता नहीं चलता। अभी लगातार डिस्ट्रिक्ट जज का क्लास लिया है, एडीजे का लगातार ले रहे हैं, और इस पर आप सुनिएगा मेरा वर्चुअल क्लास में काफ़ी जजमेंट बताए हैं, 50 जजमेंट से ज़्यादा, जो आपके ट्रायल में भी काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन वगैरह का ये सब बताए हैं। सुनिए, सवाल का आपको जवाब देते हैं और आप ये पॉइंट को बिहार से में रेज कीजिएगा। 265 इज ए डिफरेंट थिंग, और वो जो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, कीर्ति जी का सवाल है, हम तुरंत सवाल को आंसर कर रहे हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों दो चैप्टर में है, अलग चैप्टर में है, और ये होता है प्रॉपर्टी के लिए और वो होता है सिक्योरिटी एंड डेट के लिए। पहला फर्क अब देखिए, अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट कीजिए। सक्सेशन सर्टिफिकेट आपके यहाँ आवेगा, पहले उसमें भी बहुत था। ये भी क्वेश्चन हम रेज किए थे जब एक्टिंग चीफ जस्टिस से ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नगेंद्र प्रसाद सिंह, इज नाउ नो मोर, उनके समय में हमें एक सासाराम का केस चैलेंज किए थे। हमने कहा था कि सब जज का ऑर्डर विदाउट जुडिक्शन है, तो पूरा हाई कोर्ट में हड़कम मच गया, वो इंक्वायरी सेटअप कर दिए, तो कहाँ से निकाला एक स्पेशल एक हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन था, बाई नेम था सासाराम के सब जज का, तो वो केस बच गया हमारे अटैक से, नहीं तो खत्म हो जाता। उसके बाद से पटना हाई कोर्ट ने जनरल या स्पेशल कोई नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं है, और मेरा क्वेरी राइट टू इन्फॉर्मेशन में अभी भी पेंडिंग है। हाई कोर्ट ने गलत आंसर दे दिया। हमने डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का नोटिफिकेशन मांगा था 265 का, तो हमको नोटिफिकेशन दे दिया गया 388 में, जो बिहार सरकार करती है। दोनों में फर्क है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जो ऑथराइज किया गया है, आप उसके लिए डेलीगेट नहीं है। यहाँ भी सब जज को कन्फ्यूजन है। बहुत से सक्सेशन सर्टिफिकेट में लोग लिख देते हैं कि हमको तो डिस्ट्रिक्ट जज का पावर मिल गया, बहुत से लोग लिख देते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट है, जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। तो लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अध कचरा गया, नीम हकीम खतरे गया, वो गलती होने की संभावना है। डिस्टिंक्शन बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का अपॉइंटमेंट बाय नोटिफिकेशन होगा, हाई कोर्ट करेगा, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को ऑथराइज करेगा। नोटिफिकेशन होगा, पर्सनल भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। चूंकि अदर स्टेट में मुंसिफ तक को प्रोवेट ग्रांट करने का पावर है, कई स्टेट है जिसमें है मुंसिफ को, सीनियर मुंसिफ, कई जगह डिजिग्नेशन है सीनियर मुंसिफ एंड जूनियर मुंसिफ का पहले से। ये जो नया अमेंडमेंट हम लोग के यहाँ आया, जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन सिविल जज, कुछ स्टेट में बहुत पहले से था। यहाँ 2013 में आया अमेंडमेंट, वही बंगाल आगरा आसाम सिविल कोड एक्ट में अमेंडमेंट आया। तो आपको वहाँ पर अगर 265 का नोटिफिकेशन है तो आपका फंक्शन थ्रू आउट एज ए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। आप जो भी ऑर्डर करेंगे, दस्तखत करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के रूप में करेंगे, नॉट एज ए सब जज और डिस्ट्रिक्ट जज। उसी तरह से अगर आपका 388 में नोटिफिकेशन है तो आप सब जज का सब जज ही रहेंगे, लेकिन बाय लीगल फिक्शन यू विल एक्सरसाइज पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का जो ओरिजिनल जुडिक्शन है फंक्शन करने का सक्सेशन सर्टिफिकेट में, वो आपको सभी पावर मिल गया। यानी कि सब जज हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज व्हाइल फंक्शनिंग टू ग्रांट ए सक्सेशन सर्टिफिकेट। यही फर्क है। एक दिन बहुत हंसी हुई, सीनियर फैमिली जज लोग का क्लास ले रहे थे और मेंटेनेंस का चैप्टर था। हम कहा कि आप लोग का तो प्रमोशन हो गया, अब फैमिली जज से मजिस्ट्रेट बन गए। 125 तो मजिस्ट्रेट देखता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सब लोग हंसने लगे, हाँ सर ये प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, तो आप अब जो समझिए 125 में मजिस्ट्रेट का जुडिक्शन है। तो आप फैमिली जज व्हाइल फंक्शनिंग टू एक्सरसाइज ए पावर अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इज एक्टिंग जस्ट लाइक ए मजिस्ट्रेट। और जो 125 में मजिस्ट्रेट को पावर दिया हो ही एक्सरसाइज, चूंकि फैमिली कोर्ट एक्ट है जो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का टू दैट एक्सटेंट पावर और जुडिक्शन आउस्ट करता है, स्पेशल एक्ट है, ओवर राइट करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर डिस्टिंक्शन है। तो अभी जो नोटिफिकेशन है, जब ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार पटना हाई कोर्ट जब वो एलआर थे तो उनके सिग्नेचर से नोटिफिकेशन इशू हुआ। हम एकेडमी में दिए हैं, उसको सर्कुलेट भी करवाए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में वो चला गया है जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन था। तो इसके हिसाब से जनरल नोटिफिकेशन, ऑल सबऑर्डिनेट जजेज आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट केसेज अराइजिंग आउट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट मैटर। तो आपको इंटरटेन करने का भी अधिकार, माने आपके यहाँ डायरेक्ट फाइल हो सकता है, आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो आपका इंडिविजुअल स्पेशली इम्पावर्ड जुडिक्शन हो गया। वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल करने और ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है।
और अगर कंटेस्टेड और अनकंटेस्टेड का सवाल है, दोनों आपको डिस्प्यूट, कंटेस्टेड भी देखना है, अनकंटेस्टेड भी देखना है। तो सक्सेसर सर्टिफिकेट और प्रोवेट और लेटर में क्या कंपैरेटिव स्टडी में डिफरेंस है, जैसा कि सरोज कीर्ति जी का सवाल बहुत अच्छा है। तो पहला डिफरेंस ये है कि वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, एले कब होगा, प्रोवेट कब होगा, ये डिफरेंस बता दिए। सक्सेसर सर्टिफिकेट सिर्फ होगा डेट एंड सिक्योरिटी का, जहां डेट एंड सिक्योरिटी है। तो जनरली सक्सेसर सर्टिफिकेट लिए कौन लोग अप्लाई करता है, किसी का जो डिसीज है, जॉब में था, उसका सैलरी बाकी है, रिटायरल बेनिफिट बाकी है, पेंशन बाकी है, बैंक में डिपॉजिट है, लॉकर में कुछ जमा है, या शेयर है, डिवेंचर है, ये सब का चीज जो ले रहा है, जिसको बोलते हैं लिक्विड सिक्योरिटी। LIC का पॉलिसी है, GIC का क्लेम है, एक्सीडेंटल क्लेम है, बहुत तरह का आज के तारीख में हो रहा है, वो सब के लिए वो अप्लाई करेगा। तो एक बहुत सीनियर जज तिवारी जी गोपालगंज से हैं, कोई अभी यहाँ पर कौन है, कृष्णमोहन तिवारी जी है ना, अभी कहाँ चले गए, मोतिहारी में है। अच्छा, तो वहाँ से सवाल किए थे, ये लॉकडाउन के पीरियड में ही क्या उनको मैटर था, तो उनको हम लिख करके एक पूरा आर्टिकल टाइप का उनको दिए थे। उनका सवाल था कि सर हम तो बहुत पढ़े इंडियन सक्सेशन एक्ट, यही सब कर रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर है, एक्सपीरियंस भी है, कि हम स्टडी कर रहे हैं, हमको इंडियन सक्सेशन एक्ट पूरा छान मारे, कहीं कोई जजमेंट भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये जो बैंक में रुपया जमा करते हैं, तो ये तो ना डेट है ना सिक्योरिटी है। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। बैंक में जैसे हमने रुपया जमा कर दिया बैंक में, अगर हम मर जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा सक्सेशन के लिए झगड़ा करेगा, तो जाएगा कोर्ट में, आपके यहाँ फाइल करेगा सक्सेसर सर्टिफिकेट, तो जज साहब कहेंगे भाई तो बैंक का डिपॉजिट है, डेट है ना सिक्योरिटी है। कोई जवाब दे सकते हैं? रश्मि जी बहुत पढ़ती हैं आप, तो कुछ तो बताइए। नहीं, मौका ही नहीं मिला। हम समझते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन जब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आफ्ताब आलम थे तो फॉर द फर्स्ट टाइम उनके हम बात किए थे। सोच लिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, रिटायर भी हो गए, 20-25 साल जरूर हो गया, मेरे ख्याल से 97 की बात है। 97 में हुआ क्या था, एक प्रिंसिपल है, जैसे आप ऑर्डर 8 में देखते हैं CPC में, जिसमें कि पहले से काउंटर क्लेम और सेटअप का जो प्रावधान था ऑर्डर 8 रूल 6 में, कि जब मनी क्लेम होगा तभी होगा। अब वो अमेंडमेंट हो गया, एवरी सूट में काउंटर क्लेम, इवन पार्टीशन सूट में भी काउंटर क्लेम हो सकता है। तो उसी तरह से एक बैंकिंग एंड मर्केंटाइल लॉ में सेट ऑफ का एक डॉक्ट्रिन है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 171 में है, जिसको बोलते हैं जनरल लियन। ये भी बहुत कम आदमी जानते हैं। इस पर जब हम एक दिन बहस कर रहे थे, तो सबसे सीनियर वकील एक्स एडवोकेट जनरल ताराकांत झा पीछे में बैठे हुए थे, और बहुत पहले की बात है, वो हमको नहीं जानते थे। जब मेरा आर्गूमेंट खत्म हो गया तो हमसे कहे कि आई हैव लर्न टुडे व्हाट इज जनरल लियन, यू हैव कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हम यू नो आई हैव कम फ्रॉम लोअर कोर्ट। तो बड़ा हाथ उस मिला है, बड़ा ताज्जुब किया। तो खैर, तो वो अलग है, बहुत विषय हट के हो जाएगा, टाइम नहीं, इसीलिए कभी पूछिएगा तो बता देंगे। ये जो है डेट भी आता है, बैंक का रुपया डेट में आता है। अब एकदम सिंपल में समझा देते हैं। अगर हम रुपया जमा करते हैं बैंक में, तो हमको एक खाता मिलता है, खाता नंबर, अकाउंट नंबर रहता है, पासबुक मिलता है। तो अलग अलग डिपॉजिट, वेरियस डिपॉजिट होता है बैंक में, किसी का भी हो, सबका खाता रहता है। तो हम जो रुपया देते हैं, सपोज कर लिए कि हम 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर दिए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, या सेविंग में जमा कर दिए, तो हम ये बैंक को नहीं कह सकते हैं कि मेरा रुपया आप अलग रखिए, हम जो नोट दिए हैं वही नोट फिर हम वापस लेंगे 3 साल के बाद। ऐसा नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि ठीक है वो नोट ले लेंगे 3 लाख का, 3 लाख और इंटरेस्ट जो आप दीजिएगा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, लेकिन आप इस पैसा को कुछ यूज नहीं कीजिएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो उसके पीछे क्या है प्रिंसिपल, कि जैसे ही हम बैंक में रुपया जमा करते हैं, तो बैंक का जो अपना कॉर्पस फंड है उसमें वो मिल जाता है, हमारा रुपया समाप्त हो जाता है, और बैंक उसको यूटिलाइज करता है। नहीं तो बैंक बंद कर जाएगा, उसी पैसा को, ग्राहक के पैसा को वो यूटिलाइज करता है, और उससे इंटरेस्ट अर्न करता है, लेंडिंग करता है, लेंडिंग का बिजनेस करता है। बैंकिंग का 2 पर्पस है, बैंकिंग एंड लेंडिंग।
बैंकिंग माने जमा करना, लेंडिंग माने लोन देना। और अब तो जब प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन आया तो हर स्कीम में लोन देना कंपलसरी हो गया, तो उससे वो बैंक प्रॉफिट हमको 5% दे रहा है, वो 10% ले रहा है, तो उसका प्रॉफिट है। तो जैसे ही कोई कस्टमर बैंक में रुपया जमा करता है तो ही बिकम्स क्रेडिटर और बैंक बिकम्स डेटर। रिलेशनशिप ऑफ क्रेडिटर एंड डेटर एस्टेब्लिश हो जाता है बाई एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड देयरफॉर इट अमाउंट्स डिपॉजिट इन द बैंक अमाउंट्स टू डेट। यही लॉ, तो इसलिए हो सकता है। समझा दिए? सर हमारे यहाँ से गोवा की प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ, सक्सेशन फाइल कर रखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेशन नहीं होता, सुन लीजिए। यहाँ भी है। और बिहार शरीफ में एक चीज और पॉइंट आउट कीजिएगा, अभी कौन है डिस्ट्रिक्ट जज? वो रिटायर करने वाले हैं क्या? तब तो उनसे कहने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जो भी नेक्स्ट आएंगे, अभी आप वहाँ, आप कब से पोस्टेड है? आपका भी अभी हो गया ट्रांसफर का, तो ये नहीं नो, कभी चर्चा कीजिएगा। हमारे पास एक केस आया है जिसमें पिटीशन फाइल हुआ प्रोवेट का, और जो सर्टिफिकेट इशू हुआ वो सक्सेसर सर्टिफिकेट का फॉर्म है। इसका सबका फॉर्म अलग दिया हुआ है, शेड्यूल में, इंडियन सक्सेसर एक्ट के शेड्यूल में दिया हुआ है। समझ गए? तो ऑलमोस्ट कम समय में जितना आपका टॉपिक था हम सब कवर कर दिए। अगर किन्हीं को कोई शिकायत हो तो गुप्ता जी से कह सकते हैं, मेरे सामने भी, हमको कोई तकलीफ नहीं है। और कोई सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है मेरा सर। हाँ बोलिए। एक कनेक्ट 74 सर एक्सपार्टी डिग्री हुआ। हाँ और सर जो है कि 40 इयर्स बाद जो है कि उसका जो है सेट असाइड के लिए पिटीशन फाइल हुआ, एडमिट भी हो गया और चल रहा, उसमें गवाही भी कुछ हो रही है, क्या सर उस पर आधा हो सकता है? एक्सपार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए पिटीशन 9 रूल 13 में पड़ता है, तो जान रहे हैं। कितना दिन लिमिटेशन ये भी जान रहे हैं, कितना दिन के अंदर फाइल हुआ, विद इन लिमिटेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। विद इन लिमिटेशन नहीं फाइल हुआ, तो एडमिशन जो हुआ बिना कंडोनेशन ऑफ डिले के ही हुआ। अगर ऐसा हुआ है और कोई पार्टी ने उसको रेज नहीं किया है तो वो राइट उसका वेव हो गया। वो बार्ड था लेकिन वेव हो गया। 1931 प्रीवी काउंसिल कहता है कि अगर लिमिटेशन है और लिमिटेशन एक्स पार्टी कंडोन हो गया है, इसको इम्प्लाइडली कंडोन माना जाएगा, तो अदर साइड का पहला ऑप्शन है कि आते के साथ लिमिटेशन को रेज करें, और रेज नहीं किया तो इट अमाउंट्स। लिमिटेशन क्या है? इट क्रिएट्स ए राइट टू दी अदर पार्टी। एक राइट क्रिएट करता है अदर पार्टी। अगर वो वेव नहीं किया तो वो अपना फोरगो कर दिया, तो वेवर का तो हमेशा राइट, इसलिए दूसरे प्रिंसिपल से चला जाएगा। हाँ, विड्रॉ कर लेते हैं सूट को सर, तो कोर्ट फीस रिटर्न की जाएगी? उसका कोर्ट फीस एक्ट पढ़िए, आधा कोर्ट फीस रिटर्न हो जाएगा। आधा कोर्ट। हाँ, कोर्ट फीस एक्ट, आपको कोर्ट फीस एक्ट पढ़ना चाहिए, बहुत है, बहुत चीज़ है, पूछे आप। हाँ, कोर्ट फीस। हाँ, अब टी ब्रेक कीजिए, गुप्ता जी का हुक्म हो गया है। नहीं सर, ठीक है। अब फिर तो इन्हीं का क्लास है, तो आप लोग अपना इसीलिए सर थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए कि चलिए कुछ नहीं है तो। हाँ क्योंकि सर बहुत अच्छा क्वेरी था, बड़ा अच्छा जवाब था, हमको भी बहुत कुछ जानने को मिला सर। हाँ। थैंक यू सो मच। हाँ, पांडे जी बराबर कहते थे कि सर के साथ बैठिए, नवनीत पांडे। जब उनको मौका मिलता है, अफसर लोग को वार्न करते थे कि देखिए हम ललायित रहते हैं कि सर से कुछ सीखे, चुकी यहाँ का लैंड लॉ में उनको भी प्रॉब्लम है। आप लोग टी ब्रेक के लिए जा सकते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम एज फास्ट एज पॉसिबल सो दैट वी कैन डिस्कस द वीसी रूल्स एज वेल। हाँ, ठीक है। तो नाउ द क्लास इज ओवर।